अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज से एक माह पहले मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि 8 इंडियन रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स कतर में उनको सज़ाए मौत हो गई। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 8 इंडियन रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स कतर में कर क्या रहे थे। दुनिया की तमाम अफवाज की तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी जो ऑफिसर्स लॉट है वो बहुत अर्ली एज में रिटायर हो जाती है और आपने देखा होगा कि ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब तलाश करते और जॉब करते हुए आपको नज़र आते हैं। अगर हम नेवी ही की बात करते हैं तो नेवल ऑफिसर्स के पास अपने अपने रैंक के अंदर माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट और टेक्निकल साइड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और कंपिटेंस होती है। एक चीज़ को और समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई प्रोफेशनल आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को नया इक्विपमेंट खरीदती है तो सबसे पहले वो उस मैन्युफैक्चरर के पास या बेचने वाले के पास उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने वाले लोगों को भेजती है ट्रेनिंग के लिए। फिर उस इक्विपमेंट पर कई तरह के लोग ट्रेनिंग करते हैं। मसलन अगर आप F-16 ले रहे हैं, आप एंटी टैंक मिज़ल ले रहे हैं या आप टैंक्स ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको जिन्होंने ऑपरेट करना है आप वो लोग भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। फिर जिन लोगों ने F-16 की एंटी टैंक गाइडेड मिज़ल की या उस टैंक की रिपेयर और मेंटेनेंस करनी है वो लोग भी उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। फिर जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और वो अच्छी तरह उसको सीख लेते हैं ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फिर वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट वो मुल्क या वो फौज या वो नेवी या वो एयरफोर्स वो उसको एक्वायर कर लेती है, वो उसको ख़रीद लेती है। तो 2020 में कतर का इटली के साथ एक मुआहदा हुआ। इटली कतर के लिए एक सबमरीन बनाएगा जो रेडार में डिटेक्ट नहीं होती और कतर ने उसकी इनिशियल पेमेंट्स भी कर दी थी। और थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ साथ कतर का बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि कतर बाकी अरब ममालिक से एक अलग फॉरेन पॉलिसी रखते हैं और उनकी जो दोस्तियां हैं ख़ास तौर पर ईरान से, अनलाइक सऊदी अरेबिया, वो बहुत अच्छे तल्लुकात ईरान से और इंडिया से रखते हैं। आपने देखा होगा कि तालिबान से भी अमेरिका के मुज़ाकरात कतर में ही किए गए। कतर 1916 से 1971 तक बरतानिया की कॉलोनी था और एक बहुत गरीब मुल्क था। वहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग और पर्ल्स की ट्रेड किया करते थे। 1939 में उनकी किस्मत चमकी और कतर की साउथ वेस्टर्न कोस्ट, जिसे जबल दखान भी कहा जाता है, वहाँ से ऑयल डिस्कवर हो गया। फिर 1971 में जब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो 1971 में एक और कतर का जैकपॉट लगता है। वो ये कि उनकी नदरन साइड पे जो पर्शियन गल्फ है वहाँ नेचुरल गैस फील्ड्स डिस्कवर हो जाते हैं। पहले तो कतर की सारी कमाई ब्रिट्स ले जाते थे, मगर उनके जाने के बाद नेचुरल गैस फील्ड भी निकल आए तो उनके पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी होना शुरू हो गई और बहुत पैसा आ गया। तो कतर के जो एक बादशाह थे हमाद बिन खलीफा अल थाई, उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है यानी कतर की जो सिक्योरिटी है वो पहले बरतानिया करता था और बरतानिया के बाद सऊदी अरब की ज़िम्मेदारी थी वो उन्होंने खुद करनी शुरू कर दी, खुद मैनेज करनी शुरू कर दी। कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उसकी पॉपुलेशन आज भी सिर्फ 27 लाख के करीब है। हमारे सिर्फ लाहौर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। बहरहाल आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना को बड़ा मुल्क है। बहरहाल अमीर अरब अपनी सिक्योरिटी बाहर से ख़रीदते हैं या उनको बाहर से ख़रीदनी पड़ती है।
1992 में कतर ने अमेरिका से एक डिफेंस पैक्ट किया और अमेरिका ने कतर को एक एयर बेस बनाने की ऑफ़र की और कतर में अल उदैद एयरफोर्स के लिए बेस वहाँ बनाई गई और 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी ट्रूप्स का वो एयर बेस फिर ठिकाना बन गई। आज भी कतर यूएसए का टॉप नॉन नेटो एलाई है, जिसको उसके हमसाया ममालिक बिल्कुल पसंद नहीं करते। कतर का 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर एरिया सारा समंदर है और कतर के नॉर्थ में जो गैस फील्ड है वो उसकी लाइफ लाइन है, उसकी मेजर कमाई का वो ज़रिया है और हमेशा से कतर की जो नेवल सिक्योरिटी है वो कतर के अमीर के लिए टॉप प्रायोरिटी रही है। और ख़ास तौर पर जब बाल्टिक सी में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला करके उसको तबाह कर दिया गया था, 2 यूक्रेनियंस ने मेरा ख्याल ये काम किया था, तो उस वक़्त से कतर की ये परेशानी बहुत बढ़ गई थी और उसने अपनी नेवल सिक्योरिटी पर मज़ीद पैसे लगाना शुरू कर दिए और हर अमीर अरब की तरह उन्होंने भी अपनी जो नेवल सिक्योरिटी थी उसको आउटसोर्स करना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मैं इजाज़त लूँगा उस वक़्त तक। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।